बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड ईयर की बुक 2 का चैप्टर नंबर 1 है द डाइंग सन रिटन बाय सर जेम्स जीन। आज हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे कि उसने चैप्टर में क्या क्या बयान किया, कौन कौन से पॉइंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का स्टार्ट होता है कि यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ स्टार्स। कायनात जो है ये सितारों से बनी हुई है। फिर राइटर कहता है कि सम स्टार्स आर बिग, सम स्टार्स आर स्मॉल। कुछ सितारे बड़े हैं, कुछ सितारे छोटे हैं। जो सितारे बड़े हैं वो इतने ज़्यादा बड़े हैं कि आप उस एक सितारे में मिलियंस ऑफ अर्थ्स, लाखों ज़मीनों को रख सकते हैं। जो बड़े सितारे हैं वो इतने ज़्यादा बड़े हैं कि आप एक सितारे के अंदर लाखों ज़मीनें रख सकते हैं और फिर भी उसमें जो है खाली जगह बच जाएगी। फिर राइटर बयान करता है कि फिर ये जो स्टार्स हैं, सम स्टार्स ट्रैवल अलोन, कुछ सितारे अकेले सफ़र करते हैं। सम ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप, कुछ सितारे अकेले सफ़र करते हैं, कुछ जो है वो ग्रुप की शक्ल में, ग्रोह की शक्ल में ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं कायनात में। फिर राइटर कहता है कि कायनात में सितारों की कुल तादाद, टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन यूनिवर्स। कायनात में कहता है, सवाल है कि सितारे कितने हैं, उसका जवाब भी देता है द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन यूनिवर्स इज इक्वल टू, बराबर है किसके, टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड। तो कह रहा है कि अगर आपने कायनात में सितारों की तादाद मालूम करनी हो तो दुनिया में जितने साहले समंदर हैं, उन साहले समंदर पर जितने रेत के ज़र्रात हैं, वो रेत के ज़र्रात बराबर होंगे किसके, कायनात में सितारों की कुल तादाद के। ठीक है जी। टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ग्रेन ऑफ सैंड ऑन ऑल सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर कहता है जी कि ये कायनात जो है ये गैलेक्सी में, यूनिवर्स में मूव करते हैं और ये यूनिवर्स जो है ये बहुत बड़ी है और ये सितारे कभी भी गर्दिश करते हुए एक दूसरे के करीब नहीं आते हैं। वो कह रहे हैं कि फ़र्ज़ कर लें कि अगर ये फ़र्ज़ कर लें कि कायनात है, कायनात में ये स्टार्स को हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि शिप्स हैं। ठीक है जी। यूनिवर्स को आप फ़र्ज़ कर ले कि एक बहुत बड़ा समंदर है और हम बेसिकली, हमारा पॉइंट क्या है कि हमने ये समझना है कि सितारे कायनात में एक दूसरे से कितने फासले पर हैं, कितने दूर हैं। तो वो कह रहे हैं कायनात को फ़र्ज़ कर लें कि एक बहुत बड़ा समंदर है और सितारे जो हैं हम इनको तसव्वुर कर लेते हैं शिप्स। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये दो सितारे हैं, ये इनको स्टार्स इमेजिन कर लें। तो कहता है कि सितारों को हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये बहरी जहाज़ हैं। तो हर बहरी जहाज़ जो है वो अपने करीबी, हर बहरी जहाज़ यानी कि हर सितारा अपने करीबी सितारे से कितना दूर है, मिलियन ऑफ माइल्स, लाखों मील दूर है। करीबी सितारे से एक सितारा अपने करीबी सितारे से कितना दूर है, यानी कि दोनों के दरमियान फासला कितना है, मिलियंस ऑफ माइल, लाखों मील का फासला है। ठीक है। तो इससे आप फर्ज कर सकते हैं सितारे कितने दूर हैं। अगर सितारे इतने दूर हैं तो फिर आप ये फर्ज कर लें कि कायनात कितनी बड़ी होगी। ठीक है जी। फिर इससे आगे वो बात करता है कि कायनात बहुत बड़ी है, सितारे कभी भी सफ़र करते हुए एक दूसरे के करीब नहीं आते। अभी तक हमने पढ़ा स्टार्स, टोटल नंबर ऑफ स्टार किस तरह से हैं, छोटे बड़े ग्रुप्स के फॉर्म में भी सफ़र करते हैं, अकेले भी। फिर हमने कहा फ़र्ज़ कर लिया कि इनके दरमियान फासला कितना है, उसको भी हमने समझ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग अर्थ, ये कैसे बनी थी। वो कह रहा है कि कायनात जो है वो बहुत बड़ी है। एक सितारा सफ़र करता हुआ, गर्दिश करता हुआ दूसरे सितारे के करीब नहीं आता है।
لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ 2 ارب سال پہلے 2 ملین ایئرز اگو کہ 2 ارب سال پہلے ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ یہ فرض کر لیں کہ یہ کائنات ہے، اسپیس ہے، اس کو آپ فرض کر لیں کہ یہ سن ہے۔ اس نے کہا کہ ستارے کبھی بھی گردش کرتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ 2 ارب سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کیا تھا جی؟ کہ ایک ستارہ، اس کا فرض کر لیں کہ یہ سٹار ہے، ایک ستارہ گردش کرتے ہوئے سورج کے قریب آیا۔ جیسے جیسے وہ قریب آتا گیا سورج کے، اب اس ستارے کی کیا تھی؟ کشش کی قوت تھی، جیسے زمین کی ہے کشش ثقل ہے، اسی طرح سے ستارہ گردش کرتے ہوئے سورج کے قریب سے گزرا۔ ستارہ جو قریب آتا گیا، اب اس کی اٹریکشن تھی، اس کی اٹریکشن جب سورج پہ پڑی، اس کی کشش کی قوت جب سورج پہ پڑی تو سورج کی سطح پہ اس طرح سے ابھار بنتا گیا۔ جو ستارہ قریب آتا گیا، ابھار جو تھا وہ زیادہ بڑا ہوتا گیا۔ جب یہ ستارہ دور جانے لگا تو اس کی کشش کی قوت کی وجہ سے یہ جو پہاڑ سا بنا تھا، یہ جو ابھار بنا ہوا تھا سورج کی سطح پہ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ ٹوٹ گیا، اور اس کے ٹکڑے جو تھے یہ پوری کائنات میں بکھر گئے۔ اس سورج کی سطح پہ ابھار بنا تھا، اس کے ٹکڑے پوری کائنات میں بکھر گئے، اور انہی ٹکڑوں کو رائٹر جو ہے وہ نام دیتا ہے کس کا؟ پلانٹس کا، کہ یہی سیارے ہیں۔ ٹھیک ہے، سٹارٹ میں یہ بہت زیادہ گرم تھے۔ کیوں گرم تھے؟ کیونکہ سورج کا حصہ تھے، سورج سے الگ ہوئے تھے۔ سٹارٹ میں یہ بہت زیادہ گرم تھے، پھر آہستہ آہستہ یہ کیا ہو گئے؟ یہ ٹھنڈے ہو گئے۔ اب ان کی حرارت جو ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ اب ان کی حرارت ان شعاؤں سے آتی ہے جو سورج ان سیاروں پر شعائیں ڈال رہا ہے، ان شعاؤں سے اس کی حرارت ان پلانٹس تک پہنچ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ یہ ٹھنڈے ہوتے گئے۔ اب وہ بات کرے گا پلانٹس بن گئی، پلانٹس کے بعد یعنی کہ ارتھ بن گئی، ہماری زمین بھی ان پلانٹس میں سے ایک ہے۔ اب وہ بات کرے گا کہ ارتھ پہ لائف کا آغاز کیسے ہوا۔ ٹھیک ہے، پلانٹری سسٹم بن گیا، پلانٹس بن گئے۔ اب وہ بتائے گا کہ اس پلانٹ پر یعنی کہ زمین پر زندگی کا آغاز کیسے ہوا۔ تو کہہ رہا ہے کہ پہلے ایک سمپل آرگنزم بنا۔ سمپل آرگنزم کی خاصیت کیا تھی؟ کہ وہ مرنے سے پہلے اپنی جیسی کاپیز کو بنا سکتا تھا۔ اٹ ہیز ابیلٹی ٹو ریپروڈیوس اٹ سیلف بفور ڈائنگ۔ مرنے سے پہلے وہ کیا کرتا تھا؟ اپنے جیسے بنا سکتا تھا۔ یہ سمپل آرگنزم رائٹر کہتا ہے کہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا گیا؟ یہ کمپلیکس ہوتا گیا، اور آخر کار اتنا کمپلیکس ہو گیا کہ اس نے آخر میں ہیومن بینگ کی فارم اختیار کر لی، انسانوں کی شکل اختیار کر لی۔ ٹھیک ہے جی، اور انسانوں کی خاصیت کیا ہے؟ کہ ان میں خواہشات ہیں، ڈیزائرز ہیں، سینس آف بیوٹی ہے، ریلیجن ہے، اس طرح کی کیریکٹرسٹکس ہیں ہیومن بینگ کی۔ ٹھیک ہے جی، سٹارز، پھر ٹوٹل نمبر آف سٹار، پھر پلانیٹری سسٹم کیسے بنا، پلانیٹری سسٹم بننے کے بعد ہماری جو ہے زندگی کا آغاز کیسے ہوا۔ یہاں تک کلیئر ہے؟ پھر آگے رائٹر بیان کرتا ہے کہ ہم اس زمین پر رہ رہے ہیں، اس کائنات میں اس زمین پر رہ رہے ہیں، تو ہمارے کچھ فیئرز ہیں، کچھ خوف ہیں، کچھ ڈر ہیں۔ ہم اس کائنات میں اگر رہ رہے ہیں، سب سے پہلا ڈر کیا ہے؟ اسٹریچز آف ٹائم، وقت کا پھیلاؤ۔ اسٹریچ کہتا ہے پھیلاؤ کو، کہ وقت کا پھیلاؤ اتنا زیادہ ہے کہ ہم اسے سمجھ نہیں سکتے۔ ہمیں نہیں پتا کائنات کب بنی، ہمیں نہیں پتا پلانیٹری سسٹم کب بنا، کب اچانک ختم ہو جائے، اس بات کا کوئی پتہ نہیں۔ تو ان اسٹریچز آف ٹائم جو ہے یہ ہمیں ڈراتا ہے۔ ایمنس ڈسٹینس، یہ ہمیں ڈراتا ہے۔ میس ڈسٹینس سے مراد کیا ہے؟ فار ایگزامپل آپ یہاں پہ موجود، اپنے گھر میں موجود ہیں، آپ کے پاس چینی ختم ہو جاتی ہے، کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، آپ اٹھ کے پڑوسیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، یا نہیں تو بازار چلے گئے۔ امیس ڈسٹینس سے مراد ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پلانٹس کے درمیان فاصلہ کتنا ہے۔
अगर हमें यहाँ पे कोई क्राइसिस होता है तो हम जाएंगे कहाँ पे? ये डिस्टेंस जो है, इमेंस डिस्टेंस, ये हमें डराता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोनलीनेस, तन्हाई जो है हमें डराती है। तन्हाई से मुराद क्या है कि प्लैनेट्स हैं, ठीक है, इनमें अर्थ भी है मौजूद। अर्थ पे क्या है? अर्थ पे लाइफ मौजूद है। जिस तरह की जिंदगी जमीन पर मौजूद है, अर्थ प्लैनेट पर मौजूद है, इस तरह की जिंदगी किसी भी दूसरे सियारे पर मौजूद नहीं है। इंसान कहीं पे भी पूरी कायनात में जमीन के अलावा मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हम पूरी कायनात में क्या है? तन्हा है। ये तन्हाई क्या है? हमें डराती है। अगला पॉइंट है जी लिटलनेस, छोटापन, ये भी हमें डराता है। तो कह रहा है कि अगर आपने ये देखना हो, सर जेम्स जीन्स कहते हैं कि इस कायनात में जमीन का साइज कितना है, तो आप फर्ज कर लें कि दुनिया में जितने साहिल समंदर पर रेत के जर्रात हैं उनको इकट्ठा कर लो। उन तमाम जर्रात को इकट्ठा करके उसमें से एक जर्रा निकालें। हम पॉइंट क्या है? लिटलनेस, कि हमारी जमीन कायनात में कितनी छोटी है। पूरी दुनिया में जितने साहिल समंदर पर रेत के जर्रात हैं उनको फर्ज कर लें कि ये पूरी कायनात के बराबर हैं। उसमें से एक जर्रा निकालें, उसका आगे 10 लाखवां हिस्सा करें। ये 10 लाखवां हिस्सा जो होगा ये क्या है? ये हमारी अर्थ है। ठीक है जी। तो ये जो पूरी कायनात में जमीन का छोटा साइज है ये हमें क्या करता है? ये हमें डराता है। फिर आगे वो बात करता है साइन ऑफ लाइफ। ये बेसिकली ये इसी पॉइंट से रिलेटेड है कि जिस तरह की ज़मीन पर ज़िंदगी मौजूद है, इस तरह की ज़िंदगी हमें पूरे प्लानिटरी सिस्टम में, पूरी यूनिवर्स में कहीं पे भी नहीं मिलती है। ठीक है जी। ये हमारे फियर्स थे। अब वो बताता है कि कंडीशन, शराइत क्या है। अगर हमें इस ज़मीन पर रहना है तो बेसिक शर्त क्या है? तो वो कहता है कि बहुत सी शराइत हैं इस ज़मीन पर ज़िंदा रहने के लिए, लेकिन सबसे ज़रूरी जो शर्त है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा हो? एट विच एनी सब्सटेंस कुड एग्जिस्ट इन इट्स लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट से मुराद क्या है कि दर्जा हरारत इतना कम ना हो कि हम फ्रीज हो जाएं, या दर्जा हरारत इतना ज़्यादा ना हो कि हम बॉयल हो जाएं। ऐसा दर्जा हरारत नॉर्मल रूम टेम्परेचर कह लें जिसपे कोई भी सब्सटेंस जो है अपनी लिक्विड स्टेट को बरकरार रख सके। इस तरह का टेम्परेचर अगर होगा तो लाइफ पॉसिबल है, अदरवाइज लाइफ पॉसिबल नहीं है। फिर राइटर जो है लाइफ की पॉसिबिलिटी की बात करता है। वो कहता है कि हमारी स्पेस जो है वो कोल्ड है। स्पेस में जो स्टार्स मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल ये स्टार्स हैं, स्टार्स क्या हैं? हॉट हैं, गर्म हैं, बर्निंग बॉल ऑफ फायर हैं। कह रहा है कि इससे पहले हमने डिस्कस किया कि टेम्परेचर जिंदगी की, लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, नॉर्मल टेम्परेचर। तो कह रहा है कि अगर हम स्पेस में जाएं, स्पेस क्या है? कोल्ड है, लाइफ वुड बी फ्रोजन, जिंदगी वहां पे फ्रीज हो जाएगी। अगर हम स्टार्स पे करें, लाइफ पॉसिबल करना चाहें, स्टार्स क्या हैं? बहुत ज़्यादा गर्म है, बर्निंग बॉल ऑफ फायर है, तो इस पे भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। वो कह रहा है कि अब सितारों के गिर्द, फॉर एग्जांपल ये स्टार है, ये स्पेस है, स्पेस कोल्ड है, सितारों के गिर्द खास फासले पर एक पट्टी है। इस पट्टी को वो नाम दे रहा है टेम्परेचर बेल्ट का। टेम्परेचर बेल्ट है क्या बेसिकली? फॉर एग्जाम्पल सर्दियों में आपने आग का अलाव जलाया, आग जला के बैठे हुए सर्दियों में, ये वो आग को आप कह लें कि स्टार्स हैं, बाकी जो आपकी सराउंडिंग है ये क्या है? ये स्पेस है। आप क्या हैं? लाइफ है। अगर आप आग के बहुत ज़्यादा करीब जाएंगे तो क्या होगा? आपको हरारत, गर्मी ज़्यादा लगेगी, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अगर आप आग से दूर जाएंगे तो क्या होगा? आपकी सराउंडिंग ठंडी है, आपको सर्दी लगेगी। आप आग से खास फासले पर बैठेंगे, इतने फासले पे कि ना आपको गर्मी लगे ना आपको सर्दी लगे। ठीक है जी। तो इसी तरह से सितारों से खास फासले पर, यानी कि ये सितारों के इतने करीब भी नहीं है कि गर्म हो जाएं, इतने ज़्यादा स्पेस में भी मौजूद नहीं है कि वो
सर्द हो जाए, मुंजमद हो जाए, ख़ास फासले पर पट्टियाँ मौजूद हैं, इन पट्टियों को वो नाम देते हैं टेम्परेचर बेल्ट का। और ये टेम्परेचर बेल्ट वो जगह है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है, मुतदिल है, यानी कि ना इतना ज़्यादा है ना ही इतना कम है। तो राइटर कहते हैं टेम्परेचर बेल्ट्स पे लाइफ जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 डाइंग सन की समरी थी। उम्मीद है क्लियर होगी। कोई कन्फ्यूजन और सवाल हो तो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।